बच्चों, तैयार हो जाओ एक धमाकेदार सफर के लिए। यहाँ हर दिन होगा एक नया सवाल और तुम ढूंढोगे उसका जबरदस्त जवाब। वेलकम है आपका सवाल जवाब बैच का क्लास 7 स्पेशल एडिशन में, जहाँ पढ़ाई होगी मजेदार और जवाब देना होगा एक जबरदस्त गेम। चलो शुरू करते हैं ये सवालों का सफर और बनाते हैं अपने नॉलेज को सुपर स्ट्रॉन्ग। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सवाल जवाब बैच का 8वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बहुत सारा प्यारा प्यारा पी बाई क्यूज को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आया हुआ। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है? कमी। तो विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी इंसान में होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा बेरी बेरी, दूसरा ऑप्शन बोल रहा नाइट ब्लाइंडनेस, तीसरा बोल रहा स्कर्वी और चौथा बोल रहा रिकेट। बताइए इनमें से ये चार ऑप्शन में से कौन सा बीमारी जो है विटामिन सी के कमी के वजह से होता है? विटामिन सी के कमी की वजह से कौन सा बीमारी होता है? चलिए तो अभी इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑनलाइन वाले लोग कमेंट में आंसर दें और आप लोग ऐसे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए बेरी बेरी होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस होगा कि स्कर्वी होगा कि रिकेट होगा? विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सब कोई क्या बोल रहा है? स्कर्वी बोल रहा है। ठीक है, तो स्कर्वी इसका आंसर होगा। स्कर्वी होगा विटामिन सी के कमी से होता है। ये कहाँ होता है? मसूड़ा के अंदर होता है। ठीक है, गम में होता है। ठीक है, गम में होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नाम का बीमारी होता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि बेरी बेरी जो है कौन सा विटामिन के कमी से होता है। तो बेरी बेरी जो है इसके बगल में लिखिए विटामिन B1 के कमी से, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी का बीमारी होता है। ठीक है, बेरी बेरी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौनी बोलते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कैसा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, स्कर्वी बता दिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और रिकेट किस बीमारी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट जो है वो विटामिन डी के कमी से होता है। रिकेट विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट होता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है प्रोवाइड्स द डिफिनिट शेप टू द सेल। डिफिनिट शेप टू द सेल, तो इनमें से कौन सा जो है वो सेल को डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियस करता है, मेम्ब्रेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि राइबोसोम करता है? चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए मेम्ब्रेन। वेरी गुड। ठीक है, मेम्ब्रेन इसका आंसर आ रहा है, सही है आंसर, मेम्ब्रेन होगा इसका आंसर। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल के बारे में अगर हम लोग समझे तो सेल ये होता है कि हम लोग का बॉडी जो है या किसी भी जानवर, कोई भी लिविंग थिंग्स का जो है शरीर जो है, लिविंग थिंग्स बनता किससे है? तो अगर हम लोग लिविंग थिंग्स को छोटा करते जाए और सोचे कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेल से कोई भी लिविंग थिंग्स बनता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बोल सकते हैं। सेल जो होता है क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो उसका डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। आगे हम एक सेल बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए सेल है, ये क्या है? सेल है। ठीक है, ये एक तरह का सेल है। अब इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर होगा न्यूक्लियस, एकदम सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन। देखिए न्यूक्लियस के सामने लिख रहे हैं, सबको लिखते दिख रहा है सबको? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, न्यूक्लियस के आगे क्या लिखेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इधर रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ है? अंदर में ही है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या? आगे यहाँ लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। लाइबोसोम, लाइबोसोम, राइबोसोम है ना, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम हमेशा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहेगा, ठीक है। क्या होगा, राइबोसोम कहाँ होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होगा, ठीक है। राइबोसोम का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है, याद रहेगा, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब बताइए न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर है। इस फोटो में देखिए न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर है। राइबोसोम कहाँ है, सेल के अंदर है, ठीक है। तो बचा कौन सा, बचा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कौन सा है, तो ये जो ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा है, जो इस सेल का शेप प्रोवाइड कर रहा है, जो सेल का शेप प्रोवाइड कर रहा है, फिक्स शेप प्रोवाइड कर रहा है, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जो ये ऊपर वाला लेयर है इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन कहता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, मेम्ब्रेन जो है वो कोई भी सेल का डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया। अब देखिए मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखे हैं, मेम्ब्रेन को सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। रीजन इसका ये है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, एम है ना, एम, ठीक है। सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि ये कुछ चीजों जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो सेल के अंदर घुसा लेता है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता वो सेल के अंदर घुसने नहीं देता। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है इसको सेल के अंदर घुसने देता है, और कुछ चीजों को घुसने नहीं देता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन भी पड़ गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेल को डिफिनिट शेप कौन प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। सेल को डिफिनिट शेप कौन प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं। ये दो को याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। मेम्ब्रेन के अलावा और दो चीज क्या याद रखना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, और ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का भारत का पहला चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री हैं, कि जस्टिस हरिलाल जय सुंडास कान्या है, कि जस्टिस मिहिर चंद्र महाजन है, कि जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जी हैं। बताइए इनमें से कौन कौन लोग हैं, ठीक है। बताइए आप लोग आंसर दीजिए, इनमें से कौन है जो पहला भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है, बताइए। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर बहुत लोग मिहिर चंद्र महाजन कर रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा, जस्टिस हरिलाल जाकी सुंदर कन्याज होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, कन्या होगा, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे कि पहला चीफ जस्टिस कौन है, हरिलाल है। पहला चीफ जस्टिस कौन है, हरिलाल है, ठीक है। पहला चीफ जस्टिस कौन है, हरिलाल है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आप लोग को इसी तरह से याद रखना है कि पहला चीफ जस्टिस कौन है, हरिलाल है, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को ये बात तो याद रखना होगा, आप लोगों को ये 6 महीना जो है, आप लोगों को इस लाइफ का भी जो 6 महीना चल रहा है, आप लोगों को इतना ज्यादा मेहनत करना होगा, जैसे कैसे घोड़ा के दोनों तरफ लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से फोकस्ड होकर मेहनत करना होगा एकदम दोनों तरफ, ऐसे जैसे घोड़ा का लगाया जाता है ना कि ना इधर देखे ना इधर देखे, उसी तरह से आप लोग को भी उसी तरह से फोकस्ड होना होगा, ठीक है। उसी तरह से फोकस होकर मेहनत करना होगा ना, आप लोगों को लाल पीला हरा के चक्कर में भी 6 महीना नहीं पड़ना होगा, क्योंकि देखिए लाइफ में आप लोगों को बहुत बड़ा ऐसा मौका मिलेगा जब आप लोग ये सब चीज कर सकते हैं, लाल पीला हरा कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। आप लोग और भी बहुत समय मिलेगा जब आप लोग ये सब चीजों को कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये समय खत्म हो जाएगा, आप लोग का ये तैयारी करने वाली उम्र जो है 20-25 साल जब खत्म हो जाएगा, 20-22 साल जब खत्म हो जाएगा, तब आप लोग को ये फिर से तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी याद रखिएगा कि अभी क्या करना है, अभी एकदम 6-7 महीने एकदम फोकस्ड होकर एक ही चीज को करना है, वो क्या है, पढ़ाई करना है, ठीक है। एकदम लाल पीला हरा एकदम नहीं करना है, ठीक है, याद रहेगा। कहा कि हर चीज का समय मिलता है, हर चीज का
टाइम आता है जब आप लोग कामयाब हो जाइएगा, नौकरी लग जाएगा, तो भी उसके बाद भी आप लोग वो सब चीज को कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी अभी आप लोग करने लगेगा तो ना आप सक्सेस पाइएगा, ना आप लोग को नौकरी मिल पाएगा, ना ही ये चीज मिल पाएगा। समझ रहे हैं ना, लाल पीला हरा भी नहीं मिल पाएगा, वो भी छोड़ के चली जाएगी। तो याद रखिएगा क्या कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो हरिलाल थे। ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हरिलाल थे। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हाट मेक द इम्पोर्टेड गुड्स मैक्सिमम एक्सपेंसिव। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आधा से ज्यादा बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। और हम बता दें कि अभी एसएससी जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्या, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा क्या क्या इनमें से क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड अभी बताएंगे क्या होता है। इंपोर्टेड गुड जो होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव महंगा हो जाता है। इंपोर्टेड गुड सबसे पहले बताते हैं, जब हम लोग दूसरे देश का सामान को अपने देश के अंदर निर्यात करते हैं, खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड गुड बोलते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए ये जो है, ये सामान जो है अमेरिका का होगा, ठीक है, अमेरिका का होगा, और इसको भारत के अंदर खरीदा जा रहा है, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर खरीदा जा रहा है यही सामान को, तो इस सामान को क्या बोलेंगे, इंपोर्टेड गुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपोर्टेड गुड बोलेंगे। ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा कि ऐसा सामान जो दूसरे देश में बना है, दूसरे देश का है, वो अपने देश मतलब हमारे देश में आ जाए, दूसरे देश में आके बिक्री हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड गुड बोलते हैं। तो अब बोल रहा क्या कि इनमें से कौन सा चीज जो है ये इंपोर्टेड गुड को महंगा कर देता है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अच्छा क्वालिटी। अब बताइए, सिंपल बात बताइए कि कोई भी चीज जब अच्छा क्वालिटी में रहेगा तो वो क्या होगा, महंगा होगा ही, ऑब्वियसली महंगा होगा। ठीक है, कोई भी चीज जब सुपीरियर क्वालिटी का होगा, अच्छा क्वालिटी का होगा, तो वो महंगा होगा ही। तो ये पहला ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, कस्टम मेड गुड्स। कस्टम मेड गुड्स मतलब होता है क्या कि ऐसा गुड जो कभी कभार बने, ऐसा गुड जो कभी कभार बने। तो ऐसा गुड जो कभी कभार बनता है वो भी क्या रहता है, हमेशा महंगा होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा गुड्स जो कभी कभार बने, डिमांड पे बने, तो वो हमेशा क्या होगा, महंगा होगा ही होगा। तो सेकंड नंबर भी सेटिस्फाइड कर दिया। इसका तीसरा क्या है, टैरिफ। अब टैरिफ तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या कि आजकल जो है टैरिफ बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, टैरिफ लगा रहे थे। आगे टैरिफ को समझाते हैं। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ उसको बोलते हैं, ऐसा टैक्स को बोलते हैं जब हम अपने देश, जब दूसरे देश का सामान हमारे देश में आ रहा है, तो हमारे देश के लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस सामान पे टैक्स लगा देते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ कहते हैं। और इसको जस्ट लगाया इसीलिए जाता है कि सामान का हो, महंगा हो जाए। इसको लगाया कहाँ लगी जाता है, सामान का, ताकि का हो, महंगा हो जाए। ठीक है, तो टैरिफ क्या होता है कि जब दूसरे देश का सामान को एक दूसरे देश में जब बिकने वाला रहता है, तो उस पर टैक्स, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, ताकि सामान महंगा हो जाए। तो अमेरिका जो है, अमेरिका का किया कि भारत पे, अभी हाल फिलहाल का ये सब तो अभी करंट अफेयर का बात है, कि अमेरिका का किया कि भारत पे टैरिफ लगा दिया। और कितना लगा दिया, 50% लगा दिया। केवल भारत पे ही नहीं, चाइना पर भी लगाया, ठीक है, रसिया पर भी लगाया। अब देखिए, ये उन सभी देशों पे लगाया जो देश जो है डॉलर यूएस का डॉलर जो है, डॉलर से व्यापार उतना कम करते हैं, मतलब कम करने का कोशिश करते हैं, उन सभी देशों पे लगाया। ठीक है, तो अब लगा तो दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब अरियल खोपड़ी का है, इन्होंने जब लगा दिया, जब यूएसए जब इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, तो ये कुछ नहीं बोला। ये कहाँ गया, ये एससीओ मीटिंग चलने लगा। जब एससीओ का मीटिंग आया, तो एससीओ का मीटिंग में गया, और यहाँ मीटिंग में इस तरह से मतलब ये लोग बात किए, पुतिन जी, नरेंद्र मोदी और चाइना के जी जिनपिंग जो है, ये तीनों जन ऐसा बात किया कि जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है वो फिर से कपार धर के बैठ गया कि ले, हम जो है, जो टैरिफ लगाए थे, जो चीज सोच के, वो पूरा प्लान पे क्या हो गया, पानी फिर गया। वो कौन सोच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है। ठीक है, तो टैरिफ समझ में आया सबको, टैरिफ। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, ताकि जान के सामान का हो, महंगा हो जाए। ठीक है, तो टैरिफ समझ में आया, टैरिफ, एक्स्ट्रा टैक्स, इससे क्या होगा, सामान सस्ता होगा कि महंगा होगा, महंगा होगा। ठीक है, तो ये तीनों
सुपीरियर क्वालिटी से भी सामान महंगा होगा, कस्टम मेड गुड्स से भी सामान महंगा होगा, और टैरिफ से भी सामान महंगा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव होगा। ठीक है, अब कोई भी सामान जो है, जब इंपोर्टेड गुड होता है, कोई भी सामान, जब जैसे कि अमेरिका में अगर मान लीजिए इंडिया कोई सामान को बेचेगा और वहां पे लग गया टैरिफ, 50% टैरिफ लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया के सामान पे 50% टैरिफ है, मतलब अब वहां पे कितना रुपए में बिकेगा? 150 रुपए में बिकेगा। ठीक है, 50 रुपए जो है वहां पे सरकार जो है टैक्स लेगा। ठीक है, 50 रुपए सरकार टैक्स लेगा, तो 50 रुपए टैक्स लेगा, तो वहां पे सामान कितना में बिकेगा? 150 रुपए में बिकेगा। ठीक है, तो जान के टैरिफ लगाया जाता है ताकि सामान जो है क्या हो? महंगा हो जाए। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि मैक्सिमम एक्सपेंसिव कैसे कर सकते हैं कोई भी इंपोर्टेंट गुड पे? क्या करेंगे? या फिर सुपीरियर क्वालिटी करेंगे, या फिर कस्टम गुड्स मेड गुड होगा, या फिर टैरिफ लगा देंगे, तो क्या होगा कि कोई भी सामान जो है महंगा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। समझ में आया सबको? टैरिफ का मतलब समझ में आया सबसे पहला बात? ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बना है ताकि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में चल रहा है ना, टैरिफ वरीफ लग रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन को करवाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका आंसर सब देगा, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना, सब देगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सुनिए क्या है क्वेश्चन सुनने से पहले आंसर आने लगा। चलो सुन लो क्वेश्चन क्या है कि विच इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा भारतीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो होम है एशियाटिक लायन के लिए। ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए होम कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बोलने से पहले इस बार क्या हुआ, सबको आंसर दे दिया है। ठीक है, क्या है? गिर होगा। अच्छा, सिंपल सा बात, सोचने वाला बात भी है, जिसको नहीं आता वो सुन ले। क्या कि सोचने वाला बात है कि लायन के लिए, भारत में लायन के लिए, शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? गिर नेशनल पार्क है या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो हमेशा याद रखेंगे क्या कि लायन के लिए कौन सा है? गिर है। ठीक है, लायन के लिए क्या है? गिर है। याद रखने के लिए लायन गिर गया, ऐसे याद रख लो। ठीक है, लायन के लिए गिर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बचपन में ही पढ़े थे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे क्या? हम लोग इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नॉलेज क्या लेंगे? तो हम लोग लिखेंगे क्या कि गिर नेशनल पार्क कहां पर है, हम लोग ये देख लेंगे। सरीक्षा नेशनल पार्क कहां पर है? ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहां पे है, और बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क कहां पर है, ये चीज हम लोग इस क्वेश्चन से सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोचते हैं गिर नेशनल पार्क कहां पर है। तो गिर नेशनल पार्क, जी से गिर, जी से गुजरात, जी से गिर और जी से गुजरात। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क कहां पे है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहां पे है? गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है, इस बार सरीक्षा नेशनल पार्क कहां पे है? तो सरीक्षा नेशनल पार्क या फिर सरीक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, राजस्थान में। ठीक है, और ये बर्ड्स के लिए है, बर्ड्स के लिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेशली किसके लिए है? बर्ड्स के लिए। ठीक है, इसका कान्हा नेशनल पार्क, अब कान्हा नेशनल पार्क सबको पता होना चाहिए, टाइगर के लिए। टाइगर के लिए पूरा इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। ठीक है, टाइगर वाइल्ड लाइफ रिजर्व का है कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। लिख लिया सबको? मध्य प्रदेश लिख लिया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है, या बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, याद रहेगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और बांधव नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। तो याद रखने वाला बात ये है, यहाँ पर याद रखने वाला बात ये है कि पहला चीज तो बड़ा आसान सा था कि एशियाटिक लायन कहाँ रहता है? गिर नेशनल पार्क में रहता है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, दूसरा सरीक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर? राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये दोनों मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। समझ में आ गया सबको? चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, जिस स्पीड से तुम लोग इससे पहले वाला का आंसर दिया था, चलो इसका भी आंसर दे दो उसी स्पीड से। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। द आर्टिकल 51A कंटेनिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या कंटेन करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन करता है। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन करता है। वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 47th अमेंडमेंट इन द ईयर वॉट। ठीक है, कौन सा ईयर हुआ था? 1964, 1974, 71, 1952, 1976। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आराम से समझाते हैं। ठीक है, 51A
अब ये 51A देखते के साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या, ये आगे से मूल संविधान में नहीं होगा, ठीक है, इसको का क्या गया होगा, बाद में जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 51A इस तरह से सब क्लॉज ए रहता है तो इसका मतलब बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बाद में जोड़ा गया है 51A। इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, जिसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐड कब किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, क्या होता है, संशोधन, ठीक है, सुधार जो किया जाता है बाद में जब ऐड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज मिस नहीं लिखा हुआ, कोई चीज जो है नहीं है और बाद में उसको ऐड किया गया है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं या फिर संशोधन हिंदी में बोलते हैं। तो संशोधन किया गया कौन सा ईयर में किया गया, 1964 में करके ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, कि 1971 में, कि 1952 में, कि 1976 में। बताओ, इसका भी आंसर एकदम स्पीड में बता दो जिस तरह से पिछले बार का बताया था। ऑनलाइन में 1971, 1952, 1952 भी आ रहा है, 1964 भी आ रहा है, ठीक है। तुम लोग बताओ, तुम लोग का भी वही चीज है, 1964, 1952, ठीक है। सब कोई बताया है लेकिन आंसर जो रियल आंसर होगा उसको छोड़ के सबको आंसर बताया, ठीक है। सब आंसर, कोई 1964 बोल दिया, कोई 1972 71 बोल दिया, कोई 1952 भी बोल दिया, लेकिन कोई भी 1976 का आंसर नहीं दिया, ठीक है। अच्छा तुम दिया, ठीक है, ठीक है, एक आध जन दिया है 1976 जो कि आंसर सही होगा। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा समिति याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह कमिटी, हिंदी में समिति, ठीक है। अच्छा जबरदस्त नहीं होगा ना, अब ठीक है, क्या होगा जी, चलो होगा, जिसको लगता है होगा वो लिख लेगा, जिसको नहीं लगता कि नहीं होगा तो वो हटा देगा, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इसके रिकमेंडेशन पे, इसके बोली पे, इसके बातों पे, इसका कुछ ये तथ्य दिया और उस तथ्य के जरिए जो है 51, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और 51 का ए में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, कब, 1976 में, कब, 1976 में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया, 1976 में। अब आप लोग बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम लोग के भाग मतलब पार्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, चलिए बताइए आप लोग। 4 में, वेरी गुड, ठीक है। कौन सा पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा पार्ट में, यहां लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग में है, तो पार्ट नंबर 4 में, पार्ट 4 में, ठीक है, ठीक है, पार्ट 4 में है, याद रहेगा, पार्ट 4 में ना, पार्ट 4 का ए में है, ठीक है, चलेगा, पार्ट 4 भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद बताइए आप लोग कि फंडामेंटल ड्यूटी जब ऐड किया गया, अच्छा आगे ये बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटी अभी कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11, ठीक है। अभी कितना है टोटल, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, टोटल है 11 है। लेकिन जब ऐड किया गया था, जब 42 अमेंडमेंट करके 1976 में ऐड किया गया था, क्या 1976 में भी 11 था, नहीं था, कितना था, 10 था। तो पहले कितना था, 10 था, फिर कितना ऐड किया गया, एक और ऐड किया गया और अभी कितना हो गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गया, ठीक है। तो याद रहेगा यहाँ पे 51 का ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज, अब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो याद मतलब छूटेगा नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 51 का ए में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया, स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट के मुताबिक लाया गया, ठीक है। और कब लाया गया, 1976 में लाया गया, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, कि रैम इज डैश एंड डैश, रैम जो है वो क्या है, वोलाटाइल है, परमानेंट है, कि नॉन वोलाटाइल परमानेंट है, कि नॉन वोलाटाइल टेम्पररी है, कि वोलाटाइल टेम्पररी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
अच्छा, बहुत लोगों को वोलाटाइल ही का मतलब नहीं पता। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं। ठीक है, समझिए, सबसे पहले समझिए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को पता होगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, अब समझिए बात को कि वोलाटाइल समझाते हैं। ठीक है, अच्छा लिख दें, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख दें, यहां दिख जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, सबको दिख रहा है, ऑनलाइन में भी सबको दिख रहा है। ठीक, चलिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब समझिए बात को कि वोलाटाइल और परमानेंट का मतलब क्या होता है। वोलाटाइल का मतलब समझिए। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, आगे तो ये तो पता होना चाहिए कि रैम कहाँ होता है, कंप्यूटर या मोबाइल में ही होता है। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल खरीदे जाते हैं तो बोलते हैं ना कितना जीबी रैम का है, 6 GB रैम, 8 GB रैम। ठीक है, ठीक है, तो समझिए बात को, कभी कभी आप कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर का हुआ स्विच मतलब बंद हो गया, शट डाउन हो गया। ठीक है, शट डाउन हो गया। ठीक है, तो जब शट डाउन हो जाता है, जब आप लोग फिर से कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो क्या जो चीज आप काम कर रहे थे, जो मतलब कुछ ऐसा काम होता है ना जो कि मतलब जो काम कर रहे थे वो खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। मोबाइल में भी ऐसा होता है कि मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो क्या होता है, जो चीज कर रहे थे कुछ ऐसा रहता है, कुछ चीजें जो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिलीट हो मतलब हट जाता है। ठीक है, हट जाता है, तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल। उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। और जो चीज जैसे कि मान लीजिए एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और वहां पे काम करते करते अगर आपका शट डाउन हो गया कंप्यूटर, तो वो जो चीज आप किए हैं वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, सेव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। अगर कभी पावर ऑफ हो जाए तो जो चीज सेव हो जाता है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, और जो सेव नहीं होता उसको बोलते हैं वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक है, वोलाटाइल बोलते हैं, यहां तक याद रहेगा। परमानेंट मतलब समझते हैं, जो हमेशा रहे, जब तक ले डिलीट ना करे तब तक ले रहे, उसको परमानेंट बोलते हैं। और टेम्पररी मतलब कुछ देर के लिए रहे, कुछ देर के लिए रहे। तो अब बताइए कि रैम जो है वोलाटाइल है, परमानेंट है, कि नॉन वोलाटाइल परमानेंट है, कि नॉन वोलाटाइल टेम्पररी है, कि वोलाटाइल टेम्पररी है। तो इसका आंसर होगा क्या, क्या होगा आंसर, एक बार गेस कीजिए आप लोग भी। ये होगा क्या, ये वोलाटाइल टेम्पररी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। ये होगा क्या, वोलाटाइल और परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, ये भी नहीं होगा। चलिए ये बताइए नॉन वोलाटाइल और टेम्पररी होगा क्या, नॉन वोलाटाइल और टेम्पररी, ये भी नहीं होगा। ये होगा तो नॉन वोलाटाइल और परमानेंट, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, अच्छा ये वाला में ही ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि होगा। ठीक है, तो सबका गलत है। होगा कौन सा, होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा वोलाटाइल एंड टेम्पररी। ठीक है, कुछ देर के लिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका पावर ऑफ होता है, जैसे ही पावर ऑफ होता है क्या हो जाता है, सब हट जाता है। ठीक है, रैम में जो भी चीज चलता रहता है सब हट जाता है। ठीक है, और टेम्पररी मतलब कुछ देर के लिए ही स्टोर कर सकता है। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है और टेम्पररी होता है। रैम का हमेशा याद रखिएगा क्या, वोलाटाइल और टेम्पररी, वोलाटाइल और टेम्पररी। ठीक है, याद रहेगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए कमेंट में कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का। ठीक है, ROM, ROM, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए कमेंट में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ पेनिजुलर प्लेट्यू, द शेप ऑफ पेनिजुलर प्लेट्यू इन इंडिया इज। ठीक है, इंडिया का जो पेनिजुलर प्लेट्यू है उसका शेप कैसा है, लीनियर है, रेक्टेंगुलर है, कि सर्कुलर है, कि ट्राइंगुलर है, बताइए। अब जो भी इसका आंसर नहीं देगा वो पिटाएगा, अभी पिटाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, लीनियर होगा, कि रेक्टिलिनियर हो, रेक्टेंगुलर होगा, कि सर्कुलर होगा, कि ट्राइंगुलर होगा, सर्कुलर, बहुत अच्छा, निकालिए। चलिए आप बताइए, आप क्या होगा इसका आंसर, ऑनलाइन में भी सबको पता है क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ट्राइंगुलर। ठीक है, आप सर्कुलर। ठीक है, आइए 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 भी आइए, आप बताइए, ट्राइंगुलर। ठीक है, आप सब सुन लिया, ठीक है, आप सब जान गया, ऑनलाइन में भी आंसर आ रहा है क्या, ट्राइंगुलर आ रहा है। ठीक है, सब जान गया है कि अब ट्राइंगुलर आएगा। ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा, क्या होगा, पेनिजुलर प्लेट्यू का आंसर मतलब शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, अब जो इसको नहीं आता सुन लो, पेनिजुलर प्लेट्यू क्या होता है। ठीक है, देखो भारत का मैप में ये नीचे ऐसा है, ऐसे है,
इसी को बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये भारत का मैप में ये नीचे ऐसा बना हुआ जो है, ये वाला जो है वी शेप में, ये इसी को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, ये वाला। ठीक है, अब इसका शेप कौन सा, कैसा शेप दिख रहा है, इसका शेप कैसे दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है, ट्रायंगुलर। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज बता देते हैं क्या, कि इस ट्रायंगुलर पार्ट में इसको, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के इधर वाला को क्या बोलते हैं, बीच में पेनिनसुलर प्लेट्यू के इधर वाला को, इसको ईस्टर्न कोस्ट और इसको वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नदी है, कौन सा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, जिसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और इधर कौन सा है, अरेबियन सी। वेरी गुड। सी, ठीक है, और नीचे में कौन सा है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो याद रहेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू बिकम द कार्बन निगेटिव। इनमें से कौन सा देश जो है वो पहला देश है, कौन सा पहला देश है जो कार्बन निगेटिव कंट्री है। ठीक है, कार्बन निगेटिव हो चुका है। कनाडा हो गया है, पोलैंड, भूटान या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा होगा इसका आंसर, बताइए। हम हिंट दें, हमको तो अमेरिका लग रहा है, मारो, हमको अमेरिका लग रहा है। अमेरिका बताओ कौन कौन को लग रहा है, किसको किसको लग रहा है अमेरिका, हमको अमेरिका लग रहा है, अमेरिका, कनाडा। ठीक है, चलो इसका आंसर किसी को नहीं पता है, चलो सुनो सुनो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा, आगे तो समझो कार्बन निगेटिव का होता है। ठीक है, सब कोई तुक्का मारा, कार्बन निगेटिव का मतलब समझो। कार्बन निगेटिव तब बोलते हैं, कोई भी देश को कार्बन निगेटिव तब बोलेंगे जब जब जितना कार्बन वो प्रोड्यूस कर रहा उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा, मतलब जितना कार्बन उसका फैक्ट्री से निकल रहा उससे ज्यादा उसका पेड़ पौधा जो है एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन निगेटिव बोलेंगे। कार्बन निगेटिव मतलब क्या था। ठीक है, अगर 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 प्रोडक्शन, कार्बन का प्रोडक्शन कम हो एब्जॉर्प्शन से, कम हो किससे, एब्जॉर्प्शन से, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन निगेटिव बोलते हैं। प्रोडक्शन कम हो एब्जॉर्प्शन से तो क्या बोलेंगे, कार्बन निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, जब भी प्रोडक्शन कम हो एब्जॉर्प्शन से तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो समझिए, तो कौन सा इसमें से देश है जो कार्बन निगेटिव है, कनाडा है कि पोलैंड है कि भूटान है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। किसको किसको भूटान लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा था, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, भूटान होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, ये जो है पहला ऐसा देश है और ये इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन निगेटिव है। ठीक है, भूटान। भूटान जो है, भूटान में 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन मिलियन टन कार्बन जो है निकलता है। ठीक है, ऐसे होता है टन। ठीक है, 1.5 मिलियन टन का होता है कार्बन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ का पेड़ पौधा जो है, यहाँ का पेड़ पौधा जो है वो 6 मिलियन टन 6 मिलियन टन कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकता है। कितना मिलियन टन, 6 मिलियन टन कार्बन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए ये पहला देश है, भूटान पहला देश है जो कार्बन निगेटिव है। क्या है, पहला देश है जो कार्बन निगेटिव है। याद रहेगा, भूटान जो है पहला देश है जो कार्बन निगेटिव है। यहाँ पर 1.5 मिलियन टन कार्बन निकलता है, वही 6 मिलियन टन जो है कार्बन एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन का मतलब कि कार्बन निगेटिव कौन सा है, भूटान है। ठीक है, चलिए तो चलिए आज का क्लास इतना ही था। उम्मीद करते हैं आज जितना कुछ भी पढ़ाए होंगे आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को शेयर करिए जिनको इन तरह का कंटेंट का जरूरत है। मिलते हैं कल के एक मजेदार लेक्चर में। थैंक यू।